बच्चों, टाटोमेरिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने चल रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ा, नाम बताइए ज़रा। पहला पढ़ा रिंग ओपन चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टाटोमेरिज्म, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा था, टाटोमेरिज्म। सवाल आई थिंक आप लोग लगा चुके होंगे। कोई सवाल फंसा तो नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन फंसा नहीं। अगर फंसा होगा तो आप बाहर आकर के उसको डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। आइए हम लोग अगले वाले पे चलते हैं बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, IUPAC नेम और यहाँ तक कि केमिकल प्रॉपर्टी जब इनका सेम हो और संभावना है कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हो या डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं भैया, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें त्रिविमीय समावयवता कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए आपने H लगाया, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये 2 ब्यूटीन है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो H और H या कह सकते हैं मेथिल और मेथिल सेम साइड में, सब लोग इसको सिस बोलेंगे। अगर यहीं पर हम अरेंजमेंट इनका बदल दें, ये देखना, अब ये कौन सा हो गया, ट्रांसफर। ऐसे ही अगर हम कंपाउंड मान लीजिए लेते हैं, यहाँ H लगा, यहाँ OH लगा, यहाँ COOH लगे, यहाँ CH3 लगा, यहाँ पर हम इसका मिरर इमेज बना दें और ऐसा लगे कि साहब हम कॉन्फ़िगरेशन बदल रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन बदल भी रहा है। 3D स्पेस में अरेंजमेंट इनका क्या हो गया, बदल गया। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का IUPAC नेम सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर अलग अलग। एक हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो दूसरा एंटी क्लॉक। 3 डायमेंशनल स्पेस में जब ग्रुप या एटम का अरेंजमेंट बदलता है तो इसी को हम कहते हैं कि साहब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। बात स्पष्ट हुआ? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मुख्य कारण क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का बदलना। इसीलिए इनको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म भी हम लोग कहते हैं। तो अगर आप नियमतः देखें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन होते हैं बच्चों? ध्यान से अगर आप देखें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पहला कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे शॉर्टकट में हम GI कहेंगे और इसे शॉर्टकट में हम लोग OI कहेंगे भाई। क्लियर? तो हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर आएंगे। कॉन्फ़िगरेशनल में हम लोग पहले GI की बात करेंगे, तब OI पर आएंगे। ओके, तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसी को शॉर्टकट में हम लोग GI कहते हैं। क्लियर?
ये अच्छी तरीके से पता है आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लेनर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी हो सकते हैं, कहीं कहीं आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई देखने को मिलेगा। अभी आगे हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन जो सिलेबस में हम चर्चा उतनी की ही करने चल रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 केस इसमें बन सकते हैं। जैसे केस नंबर 1, इसे हम कहते हैं साहब सिस ट्रांस जीआई। केस नंबर 2 ई जेड जीआई। केस नंबर 3 सिन एंटी जीआई। और केस नंबर 4 जीआई इन साइक्लोएल्केन, जीआई इन क्यूमुलिन और जीआई इन स्पाइरेन। स्पाइरेन को आप पढ़े होंगे, स्पाइरोएल्केन वाले कंपाउंड जो हैं, और क्यूमुलिन भी आप जान रहे हैं, अगल बगल डबल बॉन्ड वाले। क्लियर? तो इन पे रेयरली सवाल पूछे जाते हैं, गाइडों में क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं, आप सवाल नहीं कर पाते हैं तो दर्द में आप कराहने लगते हैं। साइक्लोएल्केन का केस तो आपके हैं सिलेबस में है, इन दोनों को भी हम साथ में थोड़ा सा दर्शन करा देंगे आपको, जितना कोर्स में आपके होगा। सिस और ट्रांस वाले केस कौन कौन से होंगे? यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी के राउंड हम देखेंगे, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी के राउंड देखेंगे तो जैसे यहाँ पर कौन कौन केस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे ए लिए हैं और बी लिए हैं, इधर भी ए लगा और इधर भी बी लगा, मतलब इधर भी डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इधर भी डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। आप केस ये भी तो देख सकते थे, इधर ए लगा इधर बी लगा, और दोनों में से एक इधर कॉमन ए और इधर क्या हो गया सी, मतलब मिनिमम एक ग्रुप दोनों तरफ क्या होना चाहिए कॉमन, बाकी डिफरेंट हो। क्लियर? तो ये जीआई शो करते हैं। यहीं पर अगर आप ये केस ले लें, जैसे ए और ए ले लें, ए और ए ले लें, यहीं पर अगर आप ए ले लें, बी और बी ले लें, क्लियर बात? तो ये सब जीआई शो, डोंट शो जीआई। और भी इसमें केसेस अभी आपको दर्शन देखने को मिलेंगे, जैसे 3 बराबर आप कर लें, जैसे ए ले लें ऐसे, ए और सी ले लें, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि इनका जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन बदलेंगे, तो वही स्ट्रक्चर बार बार बन करके आएगा, वही कॉन्फ़िगरेशन बार बार बन करके आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे बार बार, इसलिए जीआई शो नहीं करते। इनका जब आप कॉन्फ़िगरेशन बदलेंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे, इस वजह से शो करते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल दर्शन भी करा रहे हैं, पहले शॉर्टकट में फार्मूला टाइप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ताकि इस चीज़ को जान लें। इधर देखें जरा भैया, अगर यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, देखिए ए बी सी और ये हो गया डी, यहाँ देखिए चारों डिफरेंट नहीं लगे थे, एक ग्रुप दोनों तरफ मिनिमम क्या था कॉमन था, लेकिन यहाँ देखिए ए बी सी डी चारों डिफरेंट ग्रुप लग गए। अगर चारों डिफरेंट ग्रुप लगते हैं तब वो ई जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, क्या पिक्चर है, किस आधार पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सब बात अभी आगे धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं हम। आइए जरा अगला देखिए बेटा, केस नंबर 3 में अगर आप देखें, यहाँ देखना, यहाँ पर आप OH लगा दें, लोन पेयर लगा होगा, या यहीं पर N डबल बॉन्ड, N के केस में देख लें, एजो कंपाउंड के केस में देख लें, या बल्कि ग्रुप ए ले लें, यहाँ ग्रुप ए ले लें, यहाँ पर भी ग्रुप ए ले लें। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल केस है, कैटेगरी है सिन और एंटी-जीआई का, और क्यूमुलिन वगैरह का, स्पाइरेन, साइक्लोएल्केन का जब हम लोग इस पर आएंगे तब विशेष रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। हमें सबसे पहले डिस्कशन करना है सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। बात स्पष्ट हुआ? तो हम लोग इसको पहले पकड़ते हैं। आइए इधर का मिटा देते हैं, इसलिए हम इसको बांट दिए ताकि आपको अंतर पता चल जाए एक जगह इकट्ठा।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ H लिया, यहाँ CH3 लिया, यहाँ H लिया, यहाँ CH3 लिया, तो अगर हम इसको कहें A और इसको कहें B, इसे हम कहें A और इसे हम कहें B, तो केस कौन सा बिलोंग कर रहा है? पहला वाला, AB। बात स्पष्ट हुआ? यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसे आप क्या कहेंगे? सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। याद रखें, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये टाइट बॉन्ड है, एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर लीनियर और पैरेलल दोनों ओवरलैपिंग हो रहे हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ देखना ये लीनियर ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बना, ये देखना ज़रा, ये पाई बॉन्ड बना सिलेंड्रिकल से ऊपर से, इनका देखना इधर H लगा, ऐसे इस कार्बन का P से लगा होगा, यहाँ CH3 है, इधर H, इधर H, इधर H, ऐसे देखना, इधर H लगा, C इधर H, इधर H, इधर H। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा आप रोटेशन कर पाएंगे? बोलिए, जैसे दो बॉन्ड हो गए, अगर आप रोटेट करेंगे तो बॉन्ड क्या कर जाएगा? ज़्यादा तो बहुत करेंगे, बहुत थोड़ा सा आप खाली रोटेट कर सकते हैं। तो आप करते क्या हैं इसमें? देखिए, अगर आप इसको 10 डिग्री ऊपर खींचे प्लेन से तो इसको 10 डिग्री कहाँ करेंगे? अंदर। तो ऐसे देखिए है, ऐसे सोख गया, तो ये ट्रांस हुआ, ये भी भाग गए, ये भी भाग गए, अपोजिट हो गए, और ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसका जब हम लोग ट्रांसफार्म बनाते हैं ऐसे, ये H हुआ, ये CH3 हुआ, CH3 हुआ, यहाँ H, आप चिल्लाते हैं साहब ये ट्रांसफार्म है इसका। तो ज़रा बताइए, क्या ये पूरा 180 डिग्री घूमते हैं? नहीं साहब, 180 डिग्री नहीं घूमते। मैक्सिमम हो सकता 10 और ये 10, कितने का अंतर हो डायहेड्रल एंगल का? 20 डिग्री का एंगल हो, तो बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे ये ऐसे हैं, ये ऐसे उठा और ये वाला पोर्शन कहाँ गया? प्लेन के नीचे गया, ऐसे ऐसे उठे। तो अब जब ऐसे हवा में आप उठाओगे तो हवा तुम इसको दिखा नहीं सकते, तो उठाने के बजाय हम लोग इसको कहाँ पहुँचा देते हैं? ऊपर पहुँचा देते थे। हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि साहब 180 डिग्री का चेंजेज हुआ, लेकिन 180 डिग्री का चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यहाँ रोटेशन नहीं कर सकते। ऐसे रोटेशन को हम फ्रोजन रोटेशन कहते हैं या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो अगर आपसे कहा जाए साहब GI किसे कहते हैं, तो देखिए आपके बुकलेट में डिफिनीशन इसका लिखा गया है, डिफिनीशन पढ़ लीजिए फटाक से साफ साफ। दोज कंपाउंड इन विच डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्पष्ट। दूसरे पॉइंट में देखिए डिफिनीशन की बात किए हैं, कह रहे साहब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड या फ्रोजन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आप ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लेके चल रहे होते हैं, ठीक, तो ये तो देखिए PZ हुआ, ये PY हुआ, अब फिर देखिए ऐसे ऐसे भी चलेगा ना ये ऐसे, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि इनको और ज़्यादा फसान हो जाता है। तो जब 3 बॉन्ड होगा तो 2 बॉन्ड में थोड़ा बहुत तो हिल डुल तो रहे थे, और 3 बॉन्ड में एकदम पूरा क्या हो जाएगा? जाम, घूमेगा ही नहीं, जरा सा भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। दूसरे, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आप A ग्रुप लेके चल रहे हैं, यहाँ A लेके चल रहे हैं, या मान लीजिए चलिए यहाँ B लेके चल रहे हैं, तो अगर आप रोटेट करेंगे तो फिर तो वही ग्रुप बन करके आएगा। इन केस अगर मान लीजिए आप सिलेंडर में कोई ना कोई चेंज करना चाहेंगे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड वाले स्पीसीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। बात स्पष्ट हुआ? शो कौन करता है भैया? डबली बॉन्डेड वाले मोस्टली, वो चाहे होमोजीनियस C डबल बॉन्ड C के बीच हो और चाहे हेट्रोजीनियस C डबल बॉन्ड N के बीच हो। बात स्पष्ट? आइए जरा इसमें एक एक करके हम लोग
एग्जाम्पल दर्शन करते हैं भाई। अब जैसे मान लीजिए कंपाउंड ये है, हमने आपसे कहा साहब कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं, आप कहेंगे साहब बिल्कुल करेंगे। हम आपसे सवाल पूछते हैं, ये देखना, व्हिच मॉलिक्यूल डू नॉट शो GI, कौन इसमें GI शो नहीं करेगा? पहला ऑप्शन, या बल्कि ऐसे लिख देते हैं, शो GI। पहला ऑप्शन CH2CH CH3। दूसरा ऑप्शन CH2CH Cl। तीसरा ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। चौथा नन। अब देखिए, जैसे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि साहब क्या ये शो करेगा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इधर देखना, ये C हुआ, इधर लगा H, इधर लगा H, डबल बॉन्ड C इधर लगा H, यहाँ लगा CH3। क्लियर? तो अब अगर आप इसमें देखें तो किससे बिलोंग कर रहा है? अगर आप देखें किससे बिलोंग कर रहा है, ये A और A C से। ये देखना, A और ये हुआ C। अगर आपको लग रहा होगा कि साहब A एक तरफ है तो ये सिस फॉर्म है, हम इसका ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, तो आप ज़रा पलटा करके इनको देखें, CH3 H। जैसे A एक तरफ थे वैसे पुनः A क्या आ गए, एक तरफ आ गए, तो वही तो स्ट्रक्चर बना, आइडेंटिकल ही तो स्ट्रक्चर बना ना बेटा। तो ज़रा बताइए क्या ये GI शो कर रहा है? नहीं साहब। तो अगर इस फार्मूले से मॉलिक्यूल बिलोंग करेगा तो GI शो नहीं करेगा। इसका मतलब पहला वाला GI शो नहीं कर रहा है भैया। चलिए, तो कट हो गए। दूसरे वाले केस में अगर आप आ जाएं, ये देखना, AA और AB टाइप, AB देखिए उसी से बिलोंग कर रहा है। ये देखना, A हुआ, A हुए, A हुआ, और ये हो गया Cl, ये हो गया B। पलटेंगे फिर वही स्ट्रक्चर बन करके आएगा। तो क्या दूसरा शो करेगा? नहीं साहब, ये नहीं शो करेंगे। क्लियर बात? तीसरे वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो तीसरा देखने पर ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि यार ये शो नहीं करेगा, लेकिन तीसरे में एक अलग खूबी प्रतीत हो रही है आपको। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये GI शो करना शुरू कर दिया है। आप कहें साहब कैसे GI शो करना शुरू कर दिया है, कैसे रेजोनेंस से शो कर रहा है? जरा दर्शन करिए बेटा, इसका दर्शन करिए। ये देखना, कंपाउंड ये है, इसे हम कहते हैं साहब 1,3 ब्यूटाडाइईन या ब्यूटेन, ब्यूट 1,3 डाइन, ये भी आप बोल सकते थे। जरा इनका पिक्चर हम लोग देखें। यही तो कंपाउंड है ना। अगर आप इसमें रेजोनेंस कराएं तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराते हैं, चाहे इधर शिफ्ट कराएं चाहे आप इधर शिफ्ट कराएं। अगर आप इधर शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। यहाँ क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल से बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड देखिए फिर इधर टूटा, नेगेटिव इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पूरा हम बॉन्ड की ब्रेकिंग करा दे रहे हैं। इस पर आया प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। नए पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच हम बॉन्ड बना दे रहे हैं। ये देखना, अगर हम लेफ्ट साइड में ब्रेकिंग कराते इस तरफ तो यहाँ नेगेटिव आता और यहाँ भाई दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसे बन सकता था, हो सकता है ऐसे बनता। ये तो बन करके आया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखना, इधर लगा H CH2 प्लस, इधर लगा H CH2 माइनस। देखिए सेम ग्रुप कहाँ आ गए? सेम साइड।
पलट दीजिए इसी को आप। ये देखना सेम सेम ग्रुप आमने सामने हो गए। तो ये कौन सा फॉर्म बन करके आया? ट्रांस। तो ये हुए सिस और ये हो गया ट्रांस। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए। बात स्पष्ट हुआ? इसका मतलब क्या है? साफ साफ आप यहां लिख सकते हैं भैया, सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या जीआई शो करेगा? बिल्कुल कह सकते हैं आप, शो जीआई ड्यू टू रेजोनेंस। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर बुकलेट में दिया गया होगा कहीं, तो कहीं देखिए दिखा 1,3-ब्यूटाडाइईन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेजोनेंस। इसीलिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपके क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? अब कुछ किताबें इसको इस तरह से डिफाइन करती हैं, जरा इधर देखना। यही 1,3-ब्यूटाडाइईन ही तो है ना बेटा ये? बोलिए, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। क्योंकि यहाँ तो एंगुलर होगा ही होगा, सबको ये बात पता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? 1 पर 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ? 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक, तो इसे कहा जाता है एस सिस। एस मतलब सिग्मा बॉन्ड के राउंड, सिंगल बॉन्ड के राउंड, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। और यहीं पर अगर सिंगल बॉन्ड के राउंड हम ऐसे दिखाएं तो इसे कहा जाएगा एस ट्रांस हुआ, मतलब सिंगल बॉन्ड के राउंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के राउंड सिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे। आप न रेजोनेंस अगर कराना चाहते तो आप इनको ऐसे भी कह सकते थे, साहब ये सिस फॉर्म हुआ और ये ट्रांस, ये हुआ सिस डाइईन, इसे कहते हैं ट्रांस डाइईन। बात स्पष्ट हुआ? अगर हम इनको रिंग में देखते तो रिंग में इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते थे। यही तो केस बन करके आया, एस सिस, और पलट देंगे तो यही एस ट्रांस हो जाएगा। क्लियर? बहुत डिटेल में इसलिए हम नहीं जा रहे बेटा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके यहाँ कोर्स में नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी में जितनी बात की बस उसी की हम थोड़ा बहुत दाएं बाएं घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जा रहे ना। उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम समझाने का प्रयास आपको करके कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, पर जितना वो उतने में आप कूद फान कर लीजिए। स्पष्ट हुई बातें? अगला जरा देखें भाई। अब इधर देखना, जैसे CH C डबल बॉन्ड OH, CH C डबल बॉन्ड OH, अगर आप इसको देखें, ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, ये A हुआ, ये B हुए, ये A हुआ और ये B हुए, तो AB टाइप हुआ कि नहीं हुआ? बोले, इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये हुआ H H CO OH CO OH। यहाँ अगर मान लीजिए आप कार्बन ऐसे लिख देते, कार्बन लिख देते, तब भी कंपाउंड वही है। इन्हीं को हम लोग ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये देखना, R लगा दिया गया, दोनों कंपाउंड सेम है। इसी को अगर हम ऐसे पलट देते, ये सी का ट्रांसफॉर्म हुआ। इसे हम कहते हैं भैया सिस, और इसे हम कहते हैं ट्रांस।
इस सिस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड, और इस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं क्या, फ्यूमेरिक एसिड। ध्यान दें, अगर हम इसका ओपन करके स्ट्रक्चर बनाए हैं तो इसका भी तो ओपन करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ले लीजिए, बना लेते हैं भैया। ये हुआ C, डबल बॉन्ड C, यहाँ लगा H, CO OH। ये हुआ इसका ट्रांसफर। अगर आप इनको हीट करें बेटा तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। आप कहेंगे गुरुजी वो ऐसा क्यों? भाई OH और OH सेम साइड थे तो इंटरैक्ट कर गए आपस में। हालांकि पानी निकालने का तरीका, पूरा प्रोसेस अलग होता है, पूरी मैकेनिज्म इनकी अलग होती है, लेकिन हम लोग अपने जुगाड़ के हिसाब से वाटर एलिमिनेट करा लेते साहब। OH यहाँ से, H यहाँ से। तो जब OH यहाँ से, H यहाँ से पानी निकला तो देखिए जब किसी एसिड से वो वाटर एलिमिनेट होता है तो हम उसे, जो रेजिड्यू हमारा बचता है उसे क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। किसका एनहाइड्राइड है ये? मैलिक एसिड का। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर आप इनको हीट करेंगे तो क्या ये वाटर एलिमिनेट करेगा? क्यों भाई, अपोजिट हो गए ना। तो एक ही मॉलिक्यूल का एक कॉन्फ़िगरेशन थर्मली अनस्टेबल है और इसी का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन थर्मली स्टेबल है। जब हम इनको हीट किए तो कुछ ना हुआ और इनको हीट किए कुछ कुछ हो गया, वाटर एलिमिनेट कर गया। तो इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जनरली जितने सिस फार्म होते हैं वो थर्मली क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और जो ट्रांसफार्म होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं। अगर आप इन दोनों में चर्चा करें, इन दोनों में बात करें तो इनके डाइपोल मोमेंट की भी बात आप कर सकते हैं। सिस वाले का डाइपोल मोमेंट अक्सर ज़्यादा होता है और ट्रांस वाले का कम या जीरो होता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये ज़्यादा पोलर हैं और ये कम पोलर हैं तो जो ज़्यादा पोलर होगा वो पानी में क्या होगा, सॉल्युबल भी ज़्यादा होगा। तो सिस फार्म जितने होते हैं अक्सर क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है और ट्रांस फार्म की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है, और सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती है लेकिन स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आप कहेंगे गुरुजी मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम ज़्यादा होता है? इसलिए कम ज़्यादा होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैकिंग पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? क्लोज पैकिंग पर। अब अगर आप ऐसे देखें तो ये है सिस फार्म, ये है सिस फार्म, ये है सिस फार्म, ये है सिस फार्म, ये है सिस फार्म। अगर ट्रांसफार्म को आप देखें, ये देखना पूरे बॉडी के अलांग पैकिंग इनकी चल रही है। तो जब पूरे बॉडी के अलांग पैकिंग होगी तो पूरे बॉडी के अलांग वांडरवाल्स फोर्स लग रहा होगा ना। अगर वांडरवाल्स फोर्स जितने ज़्यादा लग रहा होगा, मजबूती इनके आपस में चिपकने की ज़्यादा होगी। अलग करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, मेल्ट कराने के लिए हमें ज़्यादा हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अक्सर इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट इनकी कम। जबकि बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो अक्सर इनका ज़्यादा होता है क्योंकि पोलैरिटी पर डिपेंड कर रहा है और इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम। बात स्पष्ट हो? तो ये पिक्चर जो आप देखिए बुकलेट में आपके दिया गया है, नीचे देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल कह रहे साहब, जनरली नीचे देखिए स्टेटमेंट दिया गया, जनरली स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्म इज ग्रेटर देन सिस फार्म ड्यू टू सिमेट्रिकल क्लोज्ड पैकिंग। नीचे दिया गया सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस फार्म जनरली ग्रेटर देन ट्रांसफार्म ड्यू टू पोलैरिटी। जनरली शब्द दिया गया है। हम जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया था कि अक्सर सिस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट ट्रांस एल्कीन से ज़्यादा होता है, लेकिन हमने अक्सर शब्द इस्तेमाल किया था, यूनिवर्सल शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। इसका मतलब कि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस हों या ऐसे भी एग्जाम्पल्स हों जिनमें ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज़्यादा होता हो। हमने एग्जाम्पल वहाँ पर लिया गया था, याद है एग्जाम्पल 1-क्लोरोप्रोपीन का। दोनों एग्जाम्पल हम समझाते हैं, छोड़िए। पहले हम 2-ब्यूटीन का केस देखते हैं, फिर उसके बाद 1-क्लोरोप्रोपीन
प्रोपीन का केस देखते हैं। पहले हम इनकी बात करते हैं, ज़रा ध्यान देखिए। ये H हुआ, ये C, ये CH3, ये H हुआ, ये CH3, ये कौन सा फार्म है? सिस फार्म। इसी का ज़रा हम लोग ट्रांस फार्म ले लें बेटा। ये H हुआ, ये CH3, CH3, ये हुआ H। अगर आप इनका सिस और ट्रांस बनाएं, ये देखना, HCl, HCH3। अरे भाई CHCl डबल बॉन्ड CHCH3, यही तो 1 क्लोरोप्रोपीन हुआ, एक ही तो क्लोरो लगा हुआ है, बोले तो H और H सेम साइड, तो क्या हुआ ये? सिस। और यहाँ देखना H और H अगर अपोजिट साइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रांस। क्लियर? हमने आपको बताया साहब सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस से ज़्यादा होगा। चेक करते हैं, देख लेते हैं। हालांकि बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन तब भी एक बार आप फिर से दर्शन करें। देखें इधर, ये sp3 है और ये क्या है? sp2। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें और इनमें दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? sp2 वाले की ज़्यादा होगी। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? लेस से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होता है। तो हम इसका देखिए डायरेक्शन ऐसे बना दिए, ऐसे बनाए और लंबा खींच देते हैं। ये देखें, इनका अगर आप देखेंगे तो इन भी देखिए sp3 से किधर जाएगा? sp2 की तरफ। बात स्पष्ट हुआ? अब देखना, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जाता है। इनका रिजल्टेंट थीटा डिग्री पे हट गई है ना, ये रिजल्टेंट निकल करके आएगा। ये इसका म्यू निकल करके आया भैया, मॉड निकल करके आया। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ एंगल देख रहे होंगे तो हो सकता है एंगल, क्योंकि sp2 वाले हैं, तो हो सकता है 120 डिग्री निकल करके आ रहा हो। ठीक है, थीटा निकल के। अब जरा यहाँ देखें, sp3 से sp2 की तरफ ये गया डायरेक्शन, बोलिए sp3 से sp2 की तरफ ये आया डायरेक्शन। कितने पे आ गए? 180 पे आ गए। अब जरा बताइए, 180 है और यहाँ पे क्या है? बोलिए, तो पिक्चर क्या हुआ? इनका थीटा अगर 180 डिग्री है और इनका थीटा 120 डिग्री है, 180 पे आ तो रहे, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो यहाँ पे घटेगा ना म्यू 1 माइनस म्यू 2। और दोनों का जब डायपोल मोमेंट सेम टू सेम है तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। तो इनका डायपोल मोमेंट कम हुआ, इनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ। तो ये देखिए आर्डर ऐसे निकल करके आया। जरा आप इनके केस में देख लें, इनके वाले केस में पिक्चर देख लें जरा। यहाँ Cl में और कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी किसकी ज़्यादा है? Cl। भाई जब हेटेरोएटम होंगे तो हम हेटेरोएटम से चेक कर लेंगे, तब हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एटम सेम होते हैं तब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तब इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा देखते हैं। Cl और C में अगर आप देखें तो ये देखिए ये निकल करके आया, ये डायरेक्शन आया। sp3 और sp2 में अगर आप देखेंगे ये डायरेक्शन निकल के आया। थीटा देखिए निकला, ये रिजल्टेंट हुआ, ये म्यू निकल करके आया। ये कौन सा फार्म था? सिस। हो सकता है थीटा यहाँ पर 120 डिग्री निकल करके आ रहा हो, sp2 था। यहाँ पर अगर आप चेक करें C और Cl में देखिए Cl की ज़्यादा, और sp3 और sp2 में देखिए sp2 की ज़्यादा है। यहाँ थीटा कितना निकल के आ गया? 0 डिग्री। अच्छी तरीके से आपको पता है कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? डायपोल मोमेंट के। दिख रहा है बेटा? थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट के। तो जिसका थीटा कम होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो आप बताइए इसका डायपोल मोमेंट ट्रांस वाले का सिस से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब पूरी तरीके आपको कई एग्जाम्पल, करीब 23-24 एग्जाम्पल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और अलग अलग पढ़े थे। बड़े रेयर एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे जब डायपोल मोमेंट पढ़ाया जा रहा था। आपको पूरा एक लेक्चर खर्च हुआ था हमारा केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया जा रहा था, आपको याद है? पूरी वहाँ पर पिक्चर डिफाइन की जा चुकी है। तो हम लोग खाली इतनी बात आपसे कह रहे हैं कि इन जनरल डायपोल मोमेंट सिस वाले का ट्रांस से ज़्यादा होता है, लेकिन ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इसलिए कभी भी अगर सिस और ट्रांस का हमें डायपोल मोमेंट निकालना होगा तो पहले मॉलिक्यूल के दर्शन कर लीजिएगा, चित्रकारी कर लीजिएगा, फिर ड्रा कर लीजिएगा, वेक्टर किधर से किधर जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही निर्णय
लीजिएगा। हौहा करके आप वहाँ एक सवाल को गलत ना करिएगा एग्जामिनेशन में। क्लियर? आइए इसी में एक दो एग्जाम्पल जरा हम लोग और डिस्कस कर लें। जो एग्जाम्पल छूट गया है ऊपर, बीच के एग्जाम्पल छूटे हैं ना, देखिए उसमें देखिए जैसे ये कंपाउंड हुआ CH3 CH CH CHO। अगर आप यहाँ देखें ये A हुआ और ये क्या हुआ B। ये देखना A हुआ और ये क्या हुआ C। बात स्पष्ट हुआ? अच्छी तरह से आप यही समझ लें कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के बगैर मेथिल लगा है तो क्रोटन इसको बोलते हैं ना, जब यहाँ C डबल बॉन्ड C आता है। देखना ऐसे आप इसको याद करते थे, इसको क्रोटन बोलते थे ना। अगर एल्डिहाइड जैसे हम क्या कहेंगे, क्रोटोनल्डिहाइड। यहीं पर अगर आप COOH लेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, क्रोटेनिक एसिड। क्लियर? इसके भी देखिए सिस और ट्रांस बनेंगे, इसका हम लोग सिस बना देते हैं। ये H लगा CH3, ये H लगा CHO। कौन सा फॉर्म बन के आया, सिस। घुमा दीजिए, अभी क्या हो गया, ट्रांस। इसे बोलते हैं सिस क्रोटोनल्डिहाइड, इसे कहते हैं ट्रांस क्रोटोनल्डिहाइड। तो जो सिस और ट्रांस है ये कॉन्फिगरेशनल साइन है, मॉलिक्यूल का नाम लिखा जाएगा, उसके पहले सिस लगा दिया जाएगा, तुरंत आपको पिक्चर पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसे कहते हैं सिस क्रोटोनल्डिहाइड, इसे कहते हैं ट्रांस क्रोटोनल्डिहाइड। ऐसे इसी का सिस क्रोटोनिक एसिड बनेगा और ट्रांस क्रोटोनिक एसिड बन जाएगा। स्पष्ट? थोड़ा सा हम आपको लर्न करना सिखा दें। अगर यहीं से आप CH3 हटा दें, ठीक है, और यहां हम फेनिल ग्रुप लगा दें, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सिनेमल्डिहाइड। और यहां पर अगर हम C6H5 लगा करके CH डबल बॉन्ड CH COOH कह दें तो नाम क्या हो गया, सिनेमिक एसिड। अभी ये सब आगे जब एल्डोल कंडेंसेशन आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पर मिलेगा बेटा कंपाउंड, ये सब सिनेमल्डिहाइड सिनेमिक एसिड सब वहीं पर भी दर्शन देंगे। यहाँ पर नाम सुने रहेंगे तो वहाँ पर आपको नाम दोबारा लर्न करने में आसानी रहेगी। अब इनका भी देखिए वैसे ही खेल चलेगा। ये देखना, ये H हुआ C6H5, ये H हुआ CH हुआ, ये A हुए, ये B हुए, ये A हुए और ये C हुए। ABAC टाइप वाले एग्जाम्पल चल रहे हैं, मैच कराते चलिएगा बुकलेट से अपने। इसी का देखिए ट्रांसफार्म बन जाएगा, H C6H5 CHOH। ये देखना सेम ग्रुप कहाँ आ गए, आमने सामने। ये कौन सा फॉर्म निकल के आ गया, ट्रांस निकल करके आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को? आइए भैया हम लोग जरा दर्शन कर लें कि कहाँ तक हम लोग आए। तो सिस ट्रांस में कुछ पूछना रह गया आप लोगों को? नहीं साहब। अब हम लोग आते हैं किस पर, E एंड Z ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। क्लियर? आइए भाई जरा, EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। E को कहा जाता है एंटीगन, मतलब अपोजिट, और Z को कहा जाता है जूसामेन, यानी साथ साथ, एक साथ। तो अगर एक साथ होंगे तो ये सिस के एनालॉगस होंगे, और अगर एंटीगन अपोजिट साइड होंगे तो किसके एनालॉगस होंगे, ट्रांस के। तो E को हम लोग जनरली ट्रांस बोलते हैं और Z को हम लोग अक्सर सिस बोलते हैं। तो सिस Z के एनालॉगस है और ट्रांस E के एनालॉगस है। और ये तब संभव होगा जब डबली बॉन्डेड कार्बन से चारों ग्रुप जो लगे होंगे वो कैसे हों, डिफरेंट हों, कोई ग्रुप उसमें कॉमन ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम OH ले लिए
यहाँ पर हम NH2 ले लिए, यहाँ पर CH2Cl ले लिए और यहाँ पर CH3 ले लिए। अब अगर हम आपसे पूछें साहब बताइए सिस है कि ट्रांस, या हम आपसे पूछें साहब बताइए ई है कि जेड, तो ई और जेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चारों ग्रुप क्या हो गए, ये देखना ए बी सी, ये हो गए डी। तो हम लोग यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं उसका एक आधार है। किस आधार पर हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं? डबली बॉन्डेड कार्बन से जस्ट अटैच्ड जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। अगर एटम दोनों सेम हो गए तब हम आगे प्रोसीड करते हैं, और नहीं सेम है तो वहीं पे हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें साहब कि कार्बन से जस्ट अटैच्ड ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको गुरुजी 8, और अगर नाइट्रोजन का देखें तो आप कहेंगे सर जी 7। तो अब बताइए हल्का कौन हुआ, नाइट्रोजन, भारी कौन हुआ? जबकि अगर आप पूरा देखेंगे तो ये 8 और 1 कितना हुआ, 9, और इसको देखेंगे 7 और 2 कितना हो गया। आपके साहब दोनों तो बराबर, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। नहीं साहब, हम ठीक अटैच्ड एटम को देखेंगे। अगर ठीक अटैच्ड एटम, जस्ट अटैच्ड एटम, डायरेक्ट लिंकिंग जो एटम की अगर वो दोनों सेम हो गए तब हम अगले एटम पर प्रोसीड करते हैं, तब अगले एटम की तरफ हम घूमते हैं। नहीं तो हम लोग वहीं पर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब देखिए 8 और क्या हुआ, 7, तो ऊपर वाला क्या हुआ, भारी, नीचे वाला क्या हुआ, हल्का। तो जो हल्का उसके हम 1 नंबर मान रहे हैं और जो भारी उसे हम 2 नंबर कह रहे हैं। अब जरा यहाँ देखें भैया, अगर हम यहाँ पर देखें तो डबली बॉन्डेड कार्बन से C लगा और डबली बॉन्डेड कार्बन से C लगा। तो अब जब दोनों सेम हो गए तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब अगले वाले पर। यहाँ पर देखना अगला H लगा, अगला H लगा, ये भी सेम, ये भी सेम। अब हम अगले एटम पर जाएंगे, यहाँ देखिए Cl लगा और यहाँ क्या लगा, H लगा। तो नीचे वाला क्या हो गया, हल्का, ऊपर वाला क्या हो गया, भारी। तो जो हल्का उसे हम 1 नंबर, जो भारी उसे हम 2 नंबर देंगे। ठीक, अब देखना भारी भारी एक तरफ, हल्का हल्का एक तरफ। तो इसको जिस रूप में था पहले उस रूप में हम इसको कर लेते हैं, CH3, और ये थे किस रूप में, CH2Cl। क्लियर बात? अब जरा ध्यान दीजिए भैया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 2 एक तरफ, 1 1 एक तरफ। तो कौन सा कंपाउंड हुआ, सिस फार हुआ, या इसी को हम कौन सा कह सकते हैं, जेड फार। बात स्पष्ट हुआ? एक अब इसी का आप क्या कर देंगे, जब आप इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो इसी का ई फार्म आ जाएगा, आएगा ना। हम लेकिन दूसरे एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखना, जैसे सी, यहाँ ले लिए F, यहाँ ले लिए Cl, यहाँ ले लिए H, यहाँ ले लिए Br, बल्कि यहाँ Br कर दे रहे हैं और यहाँ H कर दे रहे हैं। अब आप देखिए F और Cl में कौन हल्का, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, समझ रहे ना, हल्का भारी। अब देखिए हल्का हल्का आमने सामने, भारी भारी आमने सामने। अब ये जेड हुआ कि ई हुआ, ई हुआ। इसी को हम ट्रांस के एनालॉगस कह सकते हैं। कभी कभी एटम सेम हो जाते हैं, इधर देखना, ये लगा H, ये लगा D, ये लगा Cl, ये लगा F। अब ये D और ये H दोनों तो हाइड्रोजन ही हैं, इसी का ये आइसोटोप है ना। तो जब आइसोटोप्स लग जाएंगे तब उस केस में हम एटॉमिक नंबर नहीं देखते, तब उसका एटॉमिक मास चेक करते हैं। भाई इसका 1 है और इसका 2 है, तो ये भारी और ये हल्के। तो ये हुए 1 नंबर, ये हुए 2 नंबर, ये हुआ 2 नंबर भारी, ये हुआ 1 नंबर हल्का। तो हल्का हल्का आमने सामने, भारी भारी आमने सामने, तो जेड हुआ कि ई हुआ, ई निकल करके आया। बात स्पष्ट हुआ? बहुत ध्यान से अगर ई और जेड को आप समझ गए तो अभी आगे जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ऑप्टिकल के साथ जब हम पढ़ाएंगे, तो एकदम वो इजी गोइंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर हम डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड हल्का भारी देखते हैं, वहाँ पर कायरल कार्बन के अराउंड हमें हल्का भारी देखना होता है। भारी, हल्का, 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 हल्का और हल्का। तो अगर ये क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते, तो उसी आधार पर हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। यहाँ तो हम बहुत
हल्के हल्के ग्रुप अभी लिए हैं। आपके बुकलेट में देखिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए गए हों, सारे एग्जाम्पल को पहले हम लिख लेते हैं, तब आपको हम एक तरफ से दर्शन कराते हैं बेटा। क्लियर बात ना भाई, ये ई है कि जेड है। तो अब आप देखिए 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, तो कौन सा फार्म हुआ? जेड फार्म की हल्के हल्के एक तरफ, भारी भारी एक तरफ। यहाँ अगर आप देखें 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब यहाँ देखना O 8 है, N 7 है, 1 नंबर 2 नंबर, तो क्या हुआ? ये ई फार्म हुआ। यहाँ अगर आप देखें 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, तो कौन सा हुआ? जेड फार्म हुआ। ऊपर वाले बिल्कुल आसान थे, समस्या हमको नीचे वाले में जनरेट हो सकती है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 तरीके हैं, या तो आप इसको तोड़ना सीख लें या इसके आर्डर रट लें। तो आर्डर कितना रटा जाएगा? अभी बहुत सारे आगे आई के आर्डर आएंगे, एम के आर्डर आएंगे, माइनस आई होगा, प्लस आई, बहुत सारे सब आर्डर आगे चलेंगे। तो आप इनको समझ लें। हालांकि जो किताब में दिया गया उसके अलग से हम आपको समझा देते हैं शॉर्टकट तरीका। उसका शॉर्टकट तरीका इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कंपाउंड ये है, मतलब ग्रुप ये है, COH है, तो हम इसको खोलेंगे कैसे? ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो कार्बन के दोनों बॉन्ड किससे लगे हैं? ऑक्सीजन से। तो जब आप इनको ओपन करोगे तो ऐसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे लगा O, यहाँ पर भी लगा O, दोनों बॉन्ड से इसके ऑक्सीजन लगे, तो दोनों बॉन्ड से खोल दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और इससे क्या लगा है? H। जैसे मान लीजिए यहाँ CONH2 है, अब इन्हें हमें खोलना है, तो C से देखना O लगा, O लगा, अगला क्या लग गया? N। अब अगर हम आपसे कहें साहब ये हल्का है कि नीचे वाला हल्का है, तो ऊपर वाला हल्का हुआ। क्यों? इस C से 2 O लगा, इस C से 2 O लगा, अगला यहाँ H लगा, अगला यहाँ N लगा, तो ये हल्का हुआ और ये भारी हुए। बात स्पष्ट? ऐसे आप देखें C ट्रिपल बॉन्ड N अगर मान लीजिए लगा है, तो इसको खोलो कैसे? C से N लगा, N लगे, N लगे। अब अगर हम आपसे कहें साहब बताओ कि ये ईन हल्का है कि आइन हल्का है? ईन हल्का हुआ, जबकि देखने में अगर लगा यार ये तो भारी लग रहा है, ये हल्का लग रहा है, इसमें 2 ही कार्बन हाइड्रोजन है और इसमें 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने में देखिए कैसे पिक्चर खुल रहा है। यही तो C हुआ, इससे एक क्या लगा? H, और 2 से क्या लगे हैं? कार्बन, कार्बन कार्बन लगे हैं, अगला उस कार्बन से H लगा होगा। अब इसको ऐसे 3 करके हम लोग तोड़ते हैं, तो हम आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके बुकलेट किताब में आपके 3 स्टेप आगे ले गए, हम एक के स्टेप पे ही निपटा दे रहे हैं, ज़्यादा उसमें एंट्री मारने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करें, ऐसे देखना C C C C हुआ। बोलिए भाई, यहाँ देखना 2C, यहाँ 2C, यहाँ अगला H लगा, यहाँ अगला C लगा, तो ट्रिपली बॉन्डेड आइन जो हुआ ये ज़्यादा भारी हुआ इन कंपेरिजन टू डबली बॉन्डेड ईन से। बात स्पष्ट हुआ? तो ऐसे ढेर सारे आप ओपन करते जाइएगा और समझते जाइएगा। एक आध एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, जैसे ये हुआ COOH और ये हुआ COCl। अब इन्हें हमको ओपन करना है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो COOH, इसे कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो? COCl। अब जब आप इसको ओपन करोगे COOH, भाई आगे H लगा होगा, इसको जब आप ओपन करोगे COO, अगला क्या लग गया? Cl, तो इसको हम हटा ही दे रहे हैं। यहाँ देखना ये 2 कॉमन हुए, ये 2 कॉमन हुए, तो अगला यहाँ O लगा है, अगला यहाँ Cl, तो नीचे वाला क्या हुआ? भारी, ऊपर वाला क्या हुआ? भाई इतना खाली आपको करना ही है और कुछ नहीं करना, और आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब यहाँ पर हमें डबली बॉन्डेड कार्बन के राउंड देखना है, यही जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे तो वही हमें कायरल कार्बन के राउंड देखना रहेगा। तो आप यहाँ समझिए और वहाँ फ्री में सवाल करिए, तो वो सब एकदम पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। यही बात फिर हम दोबारा वहाँ करेंगे, बस हमारा तरीका वहाँ कहने का अलग होगा। यहाँ हम डबल बॉन्डेड कार्बन के राउंड देख रहे हैं और वहाँ पर हम कायरल कार्बन के राउंड देखेंगे। अब जरा गौर से आप पता कर लीजिए भैया, इसमें कौन E हैं और कौन Z हैं इन कॉन्फ़िगरेशन
को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग भाई। ये देखिए यहाँ सी से देखिए सी लगा और सी से यहाँ, अगर पहले ही कार्बन पर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अटैच्ड एटम को हम पहले देखते हैं, अगर वो सेम निकल गया तब हम आगे जाएंगे, तब हम बाइफरकेट करेंगे, तब उसकी ब्रेकिंग करेंगे, तब तोड़ेंगे उसको। और अगर यहीं पर निपट गया मामला तो कुछ कहने ही नहीं। यहाँ देखना सी 6 होता है एटॉमिक नंबर, Cl 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो ऊपर वाला हल्का और नीचे वाला, जबकि अगर आप पूरा मोलर मास निकालेंगे तो ऊपर वाले का ज़्यादा निकल के आएगा, नीचे वाले का कम, लेकिन हमें जस्ट अटैच्ड एटम देखना है। तो ये देखना 2 नंबर हुआ, ये हो गया 1 नंबर। अब यहाँ बताइए ये C है, इधर H, इधर H, अगला C लगा और इस C से C। अब आप बताइए नीचे वाला भारी कि ऊपर वाला भारी? नीचे वाला भारी। ये हो गया भैया 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर और ये हुआ 1 नंबर। अब देखिए 1 1 एक तरफ, 2 और 2 एक तरफ, तो कौन सा हुआ? हम साथ साथ हैं, जूशामिन साथ साथ, क्लियर, जेड फॉर्म हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं, इसका CO इसका CO कॉमन हो गया, अगला यहाँ लगा है O, अगला लगा है N, तो ये O ये N, वो भारी ये हल्का, तो ये हो गया 2 नंबर, ये हो गए 1 नंबर। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे चलिए देखिए इनको कॉमन हम कर लेते हैं, ये 1 नंबर हुआ और ये 2 नंबर हुए। अब आप देखिए 2 2 आमने सामने, 1 1 आमने सामने, ये निकल करके आया। स्पष्ट? जरा इसको देख लीजिए भैया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हुआ? ये क्या हुए? यहाँ देखना ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। अब कहें साहब कैसे? इससे देखिए H लगा, H लगा, इससे देखिए C से H लगा, H लगा, सॉरी, और अगला कौन सा लगा है? C, अगला कौन सा लगा है? H। तो ऊपर वाला क्या हुआ? भारी, नीचे वाला क्या हुआ? फाइंड आउट कर ले जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं साहब। ये देखने फटाफट 1 2 कौन सा निकल के आया? ई फॉर्म निकल करके आया, तो पता कर ले जाएंगे, जानकारी हो गई। अब चलिए जरा हमको सवाल का जवाब दीजिए फटाक से, आपसे सवाल पूछते हैं, समझ गए तो जवाब दे ही ले जाएंगे। 2 फिगर हम आपको दर्शन कराते हैं। ठीक है। अब अगर आप इस कंपाउंड का नामकरण आप करेंगे, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हम जानबूझ करके वो एग्जाम्पल लिए जो आपके बुकलेट में नहीं दिया गया है, हम उससे चेंज कर दिए, इसलिए आप किताब से मैच ना कराइएगा, इसको सही सही जवाब दीजिए, फिर भी किताब वाला एकदम आसान लगने लगेगा आपको, जो एग्जाम्पल किताब में आपके हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ। चलिए एक और लगा देते हैं, एक यहाँ पे और लगा देते हैं। ठीक है, बल्कि इसको सीधे रखें। चलिए ठीक ठीक ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर दिख रहा है बेटा? आए, चल। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। क्लियर बात? बल्कि इसको इधर लगा देते हैं। ठीक, इसमें हम पहला ऑप्शन दे रहे हैं ए 2E 5E, B 2E 5Z, C 2Z 5E, 2Z 5Z।
2E 5E 2Z 5Z 2E 5Z 2Z 5E, ठीक। 4 ऑप्शन में हमको देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो 2E और 5E का मतलब समझ रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन E और 5वें कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन E। तो ये जो नंबर दिया गया 2 और 5, ये कार्बन के नंबरिंग है, उस पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन Z है कि E है, ये आपको बताना है। जैसे अब अगर आप यहाँ देखें तो अगर आप इस डबल बॉन्डेड कार्बन के राउंड ऊपर अगर आप CHO देखें तो इसका H ऊपर तो गया नहीं होगा, H कहाँ होगा इसका, H नीचे होगा। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें ऊपर एल्काइल ग्रुप गया, इसका H कहाँ आया होगा, नीचे आया होगा। हल्का हल्का एक तरफ, भारी भारी एक तरफ, तो दूसरे पोजीशन पे क्या आया, यानी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन Z है। इट्स क्लियर। अब अगर आप यहाँ देखें, अगर इसका देखिए डबल बॉन्डेड अगर इधर भाग रहा तो इसका H कहाँ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा। अगर इसका एल्काइल ऊपर जा रहा तो इसका H कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। अब आप ध्यान से बताइए कि अगर इसका हल्का एक तरफ, इसका हल्का एक तरफ, भारी भारी अपोजिट अपोजिट हैं, तो 5वें पोजीशन पर क्या निकल के आया, E निकल कर के आया। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 2Z 5E। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, C। बात स्पष्ट हुआ। अब जरा इसमें देख लें भैया, इनके वाले केस में जरा चर्चा कर लीजिए। ये देखना 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6, इसको ऐसे ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ देखना 2 पर और 5 पर हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है। हम ऑप्शन दे रहे हैं 2E 5E 2Z 5Z 2E 5Z और 2Z 5E, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। इधर देखना भैया, इधर H गया, इधर H गए, कौन सा फार्म हुआ, E फार्म। 2 पे E है तो या तो पहला करेक्ट होगा या तीसरा करेक्ट होगा। यहाँ जरा चेक करिए भैया, इधर लगा H, इधर लगा H, तो कौन सा फार्म हुआ है, Z। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, C। अच्छा, ये कभी ना सोचेगा अच्छा CAC ऑप्शन सब में करेक्ट होगा, वो तो ऐसा सिस्टम बन गया, कोई क्वेश्चन कोई पहले से प्री प्लान तो था नहीं, तो खड़े खड़े क्वेश्चन यही बनाया गया। इसलिए अब देखिए यहाँ 2Z 5E था, यहाँ 2E 5Z। अब अगर मान लीजिए यही पिक्चर ऐसे होता, इधर देखना, ये अगर इसको घुमा देते, ऐसे लगा देते, CHO ऐसे होता, तब यहाँ क्या आ जाता, H। तब 2 पे क्या आ जाता, Z, और 5 पे क्या आ जाता, Z। अरे भाई ये भी तो Z है ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता, तब इसमें B ऑप्शन अब करेक्ट हो जाता। बात समझ में आया। आप अपने बुकलेट के एग्जाम्पल अब आप कर डालेंगे, हो जाएगा, पकड़ लीजिएगा उसमें। क्लियर। मिटा दें इसको भैया जरा, ये देखना एक H लगा, मेथिल लगे, और यहीं पर देखिए ये आपके बुकलेट के एग्जाम्पल हम बना रहे हैं बेटा। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहे हैं वो कि कौन E है और कौन Z है, या कौन सिस है और कौन ट्रांस है, जो भी आप बोलना चाहें। मैंने पता नहीं कहाँ चला जाता है। आई, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहाँ देखिए मेथिल है। अच्छा, मी का मतलब मैं नहीं, ये मेथिल ग्रुप है। एक शॉर्टकट में आप इसको जान लीजिए, जैसे Me, इसको मेथिल कहा जाता है। Et, इसको एथिल कहा जाता है। ठीक है। AC, इसे एस्टिल ग्रुप कहा जाता है। OAC, एसीटेट ग्रुप इसको बोलते हैं। बात स्पष्ट हुआ। IP, आइसोप्रोपिल, ये TBUO, इसको टर्सेरी ब्यूटाक्साइड।
ऐसे। तो इसको कहीं किनारे अपनी बुकलेट में कहीं सिंबल, जो कॉमन सिंबल है उसको आप कहीं लिख लीजिएगा। हाँ हाँ लिख लो बेटा, लिख लो। इसको मिटा दें अब। चलिए भाई मिटा दे रहे हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल इसमें जरा देखें बेटा, एग्जाम्पल। अब अगर आप इसमें कहें साहब ये सिस है कि ट्रांस है या ई है कि जेड है, तो कैसे आप डिफाइन कर पाओगे? आपको साहब इधर ए हुआ, इधर बी हुआ, ठीक है। आपको साहब इधर कौन सा ग्रुप है? सेम। और आगे आप बढ़ जाइए, सेम, ये दोनों कॉमन हो गए। तो अगर आप इसको बी कहें, इसको बी कहें, या चाहे ए कह दे चाहे ए कह दे, तो क्या ये शो करेगा जीआई? डोंट शो जीआई। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब जरा बताइए क्या ये शो कर रहा होगा? नहीं साहब। इसमें भी देखिए सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, ये तो कॉमन हो गया दोनों में, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। आपके साहब ये शो करेगा? नहीं। लेकिन यहाँ देखिए अब शो करेगा, क्योंकि ये ग्रुप देखिए चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गए, ये सी हो गए, ये डी हो गए। अच्छा अगर शो करता तो क्या निकल कर के आता? ई की जेड। अब देखिए एच हल्का 1 नंबर भारी, 2 नंबर हल्का, 1 नंबर भारी, 2 नंबर हल्का हल्का, एक तरफ भारी भारी एक तरफ, तो कौन सा फॉर्म निकल के आया? जेड फॉर्म। तो पता कर ले जाएंगे। अभी बहुत सारी बातें जब रिंग के अंदर हम लोग चलेंगे तब वहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग खाली डब्ल्यू बॉन्डेड के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ओके, आइए जरा भैया। इसके बाद देखिए कौन सा एग्जाम्पल बेटा? सिन एंड एंटी जीआई। सिन एंड एंटी जीआई। पहले तो आप ये जान लें कि सिन और एंटी जीआई मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलेगा। तो जब सी डबल बॉन्ड एन के अराउंड डिफरेंट ग्रुप लगे हों या एन डबल बॉन्ड एन के अराउंड सेम ग्रुप लगे हों, तब वहाँ पर हम सिन और एंटी जीआई देख सकते हैं। ये तो एजो कंपाउंड हुआ, ये ऑक्सीन फार्म हुआ। अगर यहाँ OH आप लगाए हैं तो कहीं पर भी अगर N के साथ OH लगा और N डबल बॉन्ड से अटैच हो तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? चाहे ऑक्जाइम कहें चाहे ऑक्जीम कहें, वो अंग्रेजी पे डिपेंड कर रहा है कि कौन अंग्रेजी आप पढ़े हैं। क्लियर बात? हम तो इसको ऑक्जीम बोलते हैं, आप ऑक्जाइम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा ऑक्जीम बनते कैसे हैं, इसको जरा देखें ध्यान से। जब भी कार्बोनिल कंपाउंड, वो भी हम क्या लिख रहे हैं? प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करता है तो यहाँ क्या बनता है? ऑक्सीन। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड की बात हो रही है, इसका मतलब इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड भी होते होंगे। तो जरा आप जान लें, हल्का सा आप यहाँ सीख लें, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड 2 पर कैटेगरी में इनको बांटा जा रहा है। एक है केस नंबर 1 और दूसरा है केस नंबर 2। अगर आप यहाँ देखें यहाँ H लगा दें, यहाँ H लगा दें, यहाँ R लगा दें, यहाँ H लगा दें, यहाँ R लगा दें, यहाँ R या R डैश लगा दें। ये दोनों एल्डिहाइड हैं और ये क्या है? कीटोन। अगर आप यहाँ देखें RCOOH, RCOCl या X लगा दे, चलिए RCONH2, RCOOR, RCOOCOR। तो अगर आप ध्यान से देखें कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर भी है,
कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर भी है, लेकिन इनको हम कार्बोनिल ग्रुप ये रखे तो हैं कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड मानते नहीं हैं। कुछ किताबें कहती साहब ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हैं और ये इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हैं। इम्प्योर इन्हें क्यों कहा गया और प्योर इन्हें क्यों कहा गया, समझिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सब ज़्यादातर कौन सा रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। मुख्य रूप से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। जितने इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। कार्बोनिल कंपाउंड होने के बावजूद भी कभी ये कंपाउंड कार्बोनिल का रिएक्शन शो नहीं करती। ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और जनरली कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आपने साहब ऐसा क्यों, जब CO ग्रुप है तो CO ग्रुप का रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ अगर आप CO देखें तो इसके बगल में हेटेरोएटम है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल देखिए हेटेरोएटम लगे हैं, ये सब हेटेरोएटम देखिए लगे हैं। और ये सब ऐसे हेटेरोएटम हैं जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं और सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, 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 और सबके सब क्या शो कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो इसमें एडिशन ना होने के बजाय सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि जितने भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड डबल बॉन्ड होते हैं मुख्य रूप से अगर उनको देखा जाएगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो अनसैचुरेट होने के बावजूद भी कभी कभी सैचुरेट टाइप बिहेव करते हैं। खुद आप बेंजीन रिंग को आप देख लें ऐसे, ये देखना डबल बॉन्ड है लेकिन कभी ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं करता, सैचुरेट टाइप बिहेव कर रहा है। तो अभी हम चर्चा सब आगे करेंगे, लेकिन हम आपको यही इतना पहले बता दें कि जहाँ पर भी हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो अगर इनकेस भूल भी गए हम कि भैया प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप उसको यही मान के चलिएगा एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड होने के बावजूद भी कार्बोनिल का रिएक्शन नहीं देते, इसलिए इनको बहुत सारी किताबें इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में रखते हैं। और ये सब कौन बिरादरी हैं, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव्स। ये सब रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस की वजह से इनकी पूरी मैकेनिज्म बदल जाती है, पूरी इनकी स्टाइल रिएक्शन करने की चेंज हो जाती है। तो जब हम लोग एसिड एसिड डेरिवेटिव में आएंगे तो वहाँ पर चर्चा बहुत विस्तार से हम लोग करेंगे, वहाँ पर सारी बातें करेंगे। तो खाली इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया। तो अब हम लोग यहाँ जो डिस्कशन कर रहे थे, अभी सब बेटा आगे सब बनवाया जाएगा, परेशान ना हो, अभी सब आगे बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे और एकदम इतनी बार ये सब नाम आएंगे कि आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। देखें जरा इधर, ये देखना C है, ये CO हुए, ये लगा A और ये लगे B। ध्यान से देखें, अगर A और B H कामा H हो, A और B R कामा H होगा तो ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। भाई HH लग गया फॉर्मेल्डिहाइड, RH लग गए तो जनरल एल्डिहाइड। क्लियर। और यहीं पर अगर A कामा B R R हो और A कामा B R R डैश हो तो ये क्या हो गए, कीटोन हो गए। बोलिए, अगर हम इनका रिएक्शन हाइड्रॉक्सिल अमीन से कराते हैं तो एक्चुअल में इसमें पहले एडिशन होता है, फिर वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। और जब कंप्लीट रिएक्शन आप कराते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी पूरी जब मैकेनिज्म आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा ओपन करके दिखाएंगे। डायरेक्ट अभी हम पानी यहाँ से निकलवा दे रहे हैं, यहाँ से H और यहाँ से वाटर निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखना C डबल बॉन्ड N, ये क्या लग गया, OH। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीन। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीन बनाया है तो इसे हम कहेंगे बेटा एल्डॉक्सीन। ठीक। अगर कीटोन ऑक्सीन बना रहा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कीटॉक्सीन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम HCH ये एल्डिहाइड ले लें या RCR ये कीटोन ले लें, इनका भी ऑक्सीन बनेगा। पानी आप निकालेंगे, ये देखना कंपाउंड बना। ठीक। और इनका भी ऑक्सीन बनेगा ऐसे ही।
ये देखना, जैसे मान लीजिए R के बजाय CH3 ले लें, CH3 ले लिए, ये तो बना। ये सिमेट्रिकल एल्डिहाइड है और ये सिमेट्रिकल कीटोन है। कभी भी सिमेट्रिकल एल्डिहाइड या सिमेट्रिकल कीटोन जब ऑक्सीम बनाते हैं तो उनका ऑक्सीम सिन और एंटी जीआई शो नहीं करता। आप कहेंगे साहब क्यों? अरे भाई, हम अगर OH को ऐसे लगा दें एक तरफ, HOH हुआ, इसको अगर हम नीचे की तरफ लगा देंगे तब भी HOH हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हुआ ना। तो खोपड़ी में बैठा लें आप कि जितने सिमेट्रिकल ऑक्सीम होते हैं वो सिन एंटी जीआई शो नहीं करते। तो कौन ऑक्सीम शो करता होगा? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ऑक्सीम कैसे बनते होंगे? अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड से जब हाइड्रोक्सिल का रिएक्शन होता होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन का जब हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन होता होगा। आइए जरा दर्शन करते हैं हम लोग कैसे सिन और एंटी जीआई शो कर रहे होंगे। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। जब आप एसिटल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पर आप CH3 लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे? H। अब यहाँ देखिए CH3 हुआ और यहाँ क्या लग गया? H। इसे कहा जाएगा एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन। ध्यान रहे, ये कोई IUPAC नेम नहीं लिखा गया है। बात स्पष्ट। अब अगर इस एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन का हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, CH3CH, यहाँ लगा डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर भी तो है, बोलिए, और यहाँ क्या लग गया? OH। यही कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी तो बना सकते थे बच्चों, CH3, यहाँ लग गया H, यहाँ लग गया OH और यहाँ क्या लग गया? लोन पेयर। क्योंकि अगर OH नीचे जाएगा लोन पेयर ऊपर की तरफ भागेगा, वो लोन पेयर दिखेगा नहीं, तो हम लोग दिख रहा है ना, या हम लोग निगाहें सूक्ष्म हैं, एकदम सूक्ष्म दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। अब अगर आप यहाँ इसको हीट करें और यहाँ इसको हीट करें, ठीक है, तो देखिए H और OH कहाँ गए? सेम साइड, तो इसे कहा जाएगा सिन। और HOH अगर अपोजिट गए तो इसे क्या कहा जाएगा? एंटी साइड। बात स्पष्ट हुआ? चीज़ें क्लियर हुई? सिन फार्म जो होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और 2 सिग्मा टूटेगा, बीच में एक पाई बन जाएगा। कंपाउंड क्या बना? CH3C। ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोसेस हीटिंग की चल रही है। तो अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये डिहाइड्रेट हो गए ना, सिन फार्म। जैसे पीछे हम लोग एल्कीन वाले केस में पढ़े थे कि सिस फार्म थर्मली अनस्टेबल होते थे, वैसे ही सिन फार्म थर्मली अनस्टेबल हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या ये वाटर छोड़ेगा? नहीं साहब। क्यों? OH उधर चला गया, H इधर चला गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम। एक को हीट करने पर वाटर छूट रहा है, दूसरे के हीट करने पर वाटर नहीं निकल रहा। इसका मतलब कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हैं। क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन के राउंड हम देख रहे हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन सा कैटेगरी हुआ? सिन एंड एंटी जीआई हुआ। तो अभी हम लोग जब आगे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन हम लोग दिखाएंगे तो वहाँ जो कंपाउंड बनाते हैं वो कहते साहब ये कितने आइसोमर बना रहा होगा। तो जब ऑक्सीम बनेगा तो हम उसमें कंडीशन ढूंढेंगे कि क्या सिन एंटी के कंडीशन बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो हम उसके आइसोमर को काउंट करते हैं। अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल लेके चले होंगे तो आइसोमर नहीं बना रहा होगा। अभी ये सब क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन में आपको मिलेंगे, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, तो सवाल पूछे जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ये एल्डोक्सीम में देखे। अब हम लोग किस में देखने चल रहे हैं? कीटोक्सीम में। कीटोन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करेगा तो कीटोक्सीम बनाएगा। कीटोक्सीम में देखिए इस प्रकार की सिचुएशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं भाई। जैसे यहाँ पर हम CH3 लगाए, यहाँ पर C2H5 लगाए, ये कीटोन है। तो हमें अगर ट्रिबल सिस्टम इसका नाम लेना चाहें तो इसको क्या कहेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। ट्रिबल सिस्टम में बात कर रहे हैं।
अच्छा, अगर आईपीसी सिस्टम में नाम लेना चाहे तो कैसे बोलेंगे? अरे भैया 2 3 4 ब्यूटेनोन है, कितने पर ओन है? 3 कौन बोला? 2 पे है, तो 2 ब्यूटेनोन या ब्यूट 2 ओन या ब्यूटेन 2 ओन, जो भी आप बोलना चाहें। ऐसे तो आईपीसी में नहीं, हमको इसको ट्रिवियल सिस्टम में नामकरण करना था। अब जब आप इसका आक्सीम बनाएंगे, ये तो आक्सीम बना, बोले, तो इसे कहा जाएगा एथिल मेथिल कीटॉक्सीम, कीटोन का ऑक्सीम, एथिल मेथिल कीटॉक्सीम। अब अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन खींचें, इधर देखना, OH इधर गया, लोन पेयर इधर आया। इसका दूसरा फॉर्म देखिए ऐसे बन सकता था, क्लियर? अब अगर हम आपसे पूछें इसमें बताओ भैया कौन सिन है कौन एंटी है, या कौन ई है और कौन जेड है, तो आप जरा बताइए। ये भारी और ये क्या हुआ? हल्का। तो 1 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे। इसके पास देखिए 2 लोन पेयर हैं और इसके पास 1 लोन पेयर। तो जिसके पास 2 लोन पेयर वो भारी हुआ, जिसके पास 1 लोन पेयर वो हल्का हुआ। बोलिए, क्लियर? तो अब देखिए 1 1 आमने सामने, 2 2 आमने, तो कौन सा फार्म हुआ? ई फार्म। ई को हम एंटी फार्म बोलते हैं। क्लियर? ऐसे देखना यहाँ पर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये कौन सा हुआ? जेड फार्म, या इसे सिन फार्म भी हम कह सकते हैं। चीज़ें स्पष्ट हुई? जब ई और जेड हम लोग नहीं पढ़े थे तब इसी कंपाउंड का हम नामकरण कैसे करते थे, जरा देखें कैसे हम लोग नामकरण इसका करते थे। OH जिस तरफ होगा उसे सिन साइड बोलते हैं, जिस तरफ OH होगा। तो OH देखिए CH3 तरफ था, जैसे हम लोग एल्डिहाइड वाले में देख रहे थे ना, H एल्डिहाइड वाले में देखिए, जब हम लोग ऐसे देखते थे तो एल्डिहाइड का खेल अलग चलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें OH जिस तरफ होगा वो सिन कहलाता है, तो ये सिन फार्म हुआ। और इसी में देखिए ये कौन सा हो गया? एंटी फार्म। ये सिन हुआ, ये एंटी हुआ। तो एल्डिहाइड का खेल अलग चलता है, उसमें HOH हमेशा हम देखते हैं, लेकिन जब हम कीटोन में आते हैं तब कीटोन में HOH नहीं देखा जाता, H है ही नहीं, OH है, तब उसमें लोन पेयर देखा जाता है। इसलिए दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ये सिन हुआ और ये क्या हुआ? एंटी हुआ। बात स्पष्ट हुआ? अब जरा यहाँ देखना, इनके केस में जब हम लोग देखते हैं तो हल्का नीचे भारी ऊपर, 1 लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर ऊपर। तो लोन पेयर का आधार, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं कि HOH से हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, जब अब इसका नामकरण ई और जेड के आधार पर या सिन और एंटी के आधार पर हम लोग नहीं देखे थे, तब इसका नामकरण कैसे किया जाता था, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। OH इधर है CH3 की तरफ, तो इसको हम सिन साइड बोलते हैं, इसका नाम बोलेंगे सिन मेथिल। अब ये हो जाएगा एथिल कीटॉक्सीम। उल्टा अगर आप बोलते, मान लो एथिल को पहले लिखना चाहते तो एथिल OH के अपोजिट है ना, तो इसे क्या कहेंगे? एंटी एथिल मेथिल कीटॉक्सीम। अगर आप इसका नामकरण करते, OH इधर है, तो क्या होता? सिन एथिल मेथिल कीटॉक्सीम। या उल्टा बोलते, एंटी मेथिल एथिल कीटॉक्सीम। तो दोनों हम इसलिए सिखा दे रहे हैं आपको कि कंपाउंड कहीं से भी किसी भी प्रकार से, मान लीजिए अगर आप कहीं सवाल कर रहे हैं गाइड बुक वगैरह में, तो आप परेशान ना हो, जानकारी आपको हर तरीके का रहे। मान लीजिए कंपाउंड नहीं दिया, खाली नाम लिख दिया, बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो जानकारी रहे। तो ये थोड़ा सा हम लोग बियॉन्ड जा रहे हैं, बियॉन्ड इन द सेंस कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। क्लियर बात? आइए जरा इसमें और भी देखें, जरा एग्जाम्पल और कोई है। पेज कौन सा था बेटा? चलो बंद हो जाता ना हमारा ये बुकलेट, देखें कहाँ तक पढ़ाया गया था। आइए इसके बाद हम लोग एजो कंपाउंड और हाइपोनाइट्रस कंपाउंड में जरा देख लें भैया। ये देखें भाई, मिटा दें इसको, समझ गए इसको? आइए जरा, एजो कंपाउंड बहुत आसान है।
ठीक है। हम यहाँ लगा दे रहे हैं C6H5। अच्छा, कंपाउंड देखिए ऐसे करके देगा वो आपको कुछ और कंपाउंड दिखने लगता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में एक एक एटम बम दिखते हैं बेटा। डाइफेनिल ये जो कंपाउंड है, हम क्या कर रहे हैं, इनको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दिखा रहे हैं। कौन सा फार्म हुआ, ये तो सबको पता है, सिन हुआ। और यहीं पर क्योंकि बेटा बहुत डिटेल में आपके यहाँ सिलेबस में नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया, एंटी नहीं, एंटी फॉर्म। क्लियर। ऐसे अगर हम लोग H2N2O2 ले लें, दैट इज कॉल्ड हाइपो नाइट्रस एसिड। तो यहाँ देखना N डबल बॉन्ड N, OH OH दोनों लोन पर अपोजिट साइड में। तो कौन सा हुआ, सिनफार। ये कौन सा हो जाएगा, एंटीफार। दोनों में अंतर है। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को हीट करोगे तो OH यहाँ से, OH यहाँ से, H2O और गैस कौन सी रिलीज हुई, N2O। लेकिन अगर आप इनको हीट करोगे तो थर्मली क्या हुए, स्टेबल हुए। तो जितने एंटी या ट्रांस वाले होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, और जितने सिन या सिस वाले होते हैं वो अक्सर थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों H2N2O2 हैं, लेकिन एक फॉर्म को गर्म किया गया तो N2O गैस रिलीज हो रहा था क्योंकि H2O छोड़ दिया था, और दूसरों को हीट करने पर N2O गैस रिलीज नहीं होगा। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में है आपके हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन के सारे एसिड सिलेबस में है आपके, ये सब इनऑर्गेनिक में आगे डिस्कशन हो सकता है। क्लियर बात। तो यहीं तक चर्चा किया गया था, इसके आगे हम लोग अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।